मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए के फर्जी लेन देन का आरोप है। आम आदमी पार्टी ने इसे उत्पीड़न की कार्रवाई बताया है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। अपने स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी को फर्जी मामले का नतीजा बताते हुए आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन हिमाचल के प्रभारी बनाए गए थे, इसलिए उनके खिलाफ चुनावों से पहले बीजेपी सरकार ने ये कार्रवाई की। लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी, बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि 8 साल से ऐसा फर्जी केस चलाया जा रहा है, जबकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने लिफाफा कंपनियों की मार्फत 4.81 करोड़ का संदिग्ध लेन देन किया, जिससे संपत्ति खरीदी गई। मामला 2018 का है, जिसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उधर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, कायदे से जैन को बर्खास्त किया जाना चाहिए। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला कारोबार के अपराध में आज गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं ईमानदार? केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं ईमानदार? क्यों कर रहे थे हवाला कारोबार? और सबसे बड़ा सवाल है कि केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर को हवाला कारोबार करने का ये मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो इनको सह दे रहा था? क्या अरविंद केजरीवाल थोड़ी सी भी नैतिकता के तहत इस्तीफा देने की सोचेंगे? पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में अपने ही मंत्री को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करवाने वाली आप दिल्ली में घिरी हुई है। जाहिर है वह इस आरोप से आक्रामकता के साथ लड़ रही है। इस बीच फिर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार विरोधियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जो ईडी का मुख्यालय है, यहीं पे रखा गया है। और पूछताछ के लिए उन्हें पहले भी कई बार बुलाया गया था। ये बताया जा रहा है कि करीब 7 से 8 बार पहले पूछताछ हो चुकी है। और आज जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, दिन के वक्त में करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, तो शायद ईडी के अधिकारियों को लगा होगा कि जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, गिरफ्तारी की बात ईडी ने कही है और फिलहाल सत्येंद्र जैन को यहीं पे रखा गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आज श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी वित्तीय अनियमितता के मामले में समन किया गया है। दिसंबर 2020 में ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से की 11 करोड़ 86 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया था। और अब हनुमान चालीसा के बाद अब हनुमान जन्म स्थान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में 31 मई को शास्त्रार्थ होना है। दरअसल किष्किंधा के गोविंदानंद सरस्वती का दावा है कि हनुमान का जन्म नासिक के अंजनेरी पर्वत पर नहीं बल्कि किष्किंधा पर्वत पर हुआ था। गोविंदानंद सरस्वती अपने दावे को सिद्ध करने के लिए नासिक में डेरा डाले हुए हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में अंजनी पर्वत, ऐसा मानना है कि पवन पुत्र हनुमान का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। पर्वत पर हनुमान का भव्य मंदिर भी है, लेकिन कर्नाटक में किष्किंधा के गोविंदानंद सरस्वती ने इस मान्यता को चुनौती दी है। उनके मुताबिक हनुमान की असली जन्मस्थली किष्किंधा पर्वत है, अंजनेरी नहीं। सब लोग जानते हैं कि किष्किंधा ही है। सब लोग वही आचार्य थे, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब लोग वही पूजा करते आया। इसके कारण इसका पुस्तकों में क्या प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण में हमको संपूर्ण उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी की जन्म के बारे में
किष्किंधा कांड में चौथा सर्ग में षष्टितमः माने 66 उसमें एवं मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभम। गोविंदानंद सरस्वती ने नासिक में आकर त्र्यंबकेश्वर के धर्माचार्यों और साधु संतों को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी है। त्र्यंबकेश्वर के साधु संतों ने इसे अनुचित विवाद तो बताया है, लेकिन चुनौती को स्वीकार कर लिया है। गोविंदानंदजी सरस्वती महाराज यांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, गोविंदानंद जी ने जो सवाल खड़ा किया है पिछले 3 दिनों में हम सभी धर्माचार्यों और पंडितों ने सुना है। 31 मई को हम सभी धर्मशास्त्र की परंपरा के अनुसार उन्हें उत्तर देंगे। हमारी और उनकी चर्चा पर मंथन कर जो भी होगा वो हम मान्य करेंगे। असं मंथन करून काय आता निघतंय आणि जे काही त्याच्यातनं निघेल ते सर्व मान्य असेल। इस बीच अंजनेरी गांव के लोगों ने गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ हनुमान जन्मस्थली को लेकर दुष्प्रचार का आरोप लगाया है। इसीलिए त्र्यंबकेश्वर पुलिस ने गोविंदानंद सरस्वती को सीआरपीसी 149 की नोटिस देकर ऐसा कुछ न करने की हिदायत दी है जिससे गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। भारत में ऐसे कुल 9 स्थान है जहां माना जाता है कि हनुमान का जन्म हुआ था, लेकिन असली जन्मस्थली कौन सी है इसे लेकर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है। इसीलिए हनुमान चालीसा की राजनीति के बीच ही अब हनुमान की असली जन्मस्थली को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और राज्यसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर अभी फैसला होना बाकी है। बीजेपी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की है जिसमें 22 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस ने 10 नामों की सूची जारी की है। इन 10 नामों में से कई दिग्गजों के नाम गायब हैं तो कुछ नेता नाराज भी हैं। 7 राज्यों से कांग्रेस ने अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे पुराने दिग्गजों के नाम गायब हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने इसके जरिए संदेश दिया है कि नेतृत्व पर पीठ पीछे से वार करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूची जारी होने के बाद G23 गुट के नेताओं की तरफ से कोई फौरी बयान तो नहीं आया। अलबत्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ही एक ट्वीट के जरिए अपनी असंतुष्टता जता दी है। उन्होंने लिखा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। हालांकि खेड़ा फिर अपनी सफाई के साथ भी सामने आए। हम क्या पद की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी महत्वाकांक्षा क्या है? किसी पद पर आ जाना नहीं। हमारी महत्वाकांक्षा है कांग्रेस के विचारधारा के अनुसार अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई लड़ना और उस जहरीली विचारधारा को परास्त करना। कांग्रेस की लिस्ट पर सवाल कई और हैं। राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, जिन 3 नामों को भेजा गया है उसमें से कोई भी राजस्थान से नहीं है। यही हाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए 2 नामों राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का है। रंजीत रंजन इस लिस्ट में एकमात्र महिला नेता हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जो विश्वास मैडम सोनिया जी ने, राहुल जी ने और पार्टी ने मुझ पर दिखाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और निश्चित तौर से इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से मैडम ने ये भार सौंपा है एक विश्वास के तहत, उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। हरियाणा से शैलजा या हरियाणा के किसी नेता के बजाय अजय माकन को उम्मीदवार बनाया गया है। जाहिर है कांग्रेस हाईकमान ने राज्यों के ऊपर केंद्रीय नेताओं को तरजीह दी है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के बहाने एक और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को टिकट न देकर उनकी भाजपा के साथ करीबी होने की उन्हें सजा दी है। वहीं फिलहाल उनके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। सोमवार सुबह से ही मीडिया वालों का इस तरह का जमावड़ा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के घर के बाहर नजर आया। लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिंह निकले और कहा कि टिकट ना मिलना सजा नहीं है। हमको क्या सजा देंगे? हमारे नेता तो हमारा अच्छा करने के लिए कर देंगे ना। हालांकि इस्तीफे को लेकर सिंह ने फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ दिया, जबकि नीतीश ने कहा फौरन इसकी जरूरत नहीं है। तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है।
तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी। नहीं तो अभी तो टेनियर है ना, ये तो चुनाव समय के पहले में हो रहा है। वो तो जब तक इसका समय है तब तक के लिए तो है ही ना, तो अभी तुरंत इस्तीफा देने का क्या मतलब है। लेकिन भले ही नीतीश ये दावा करे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह ने चलते चलते ये बता दिया कि नीतीश भविष्य में भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते, जो नीतीश को अच्छा नहीं लगा होगा। जो लोग भी आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री को कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हमें 16। तो नाम लिखाना थोड़ा है बॉस का, नाम तो इतना बढ़िया निकल है। आरसीपी सिंह को टिकट से बेदखल कर अगर आप सोच रहे हो कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया है, तो ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी हर वो कदम उठाएगी जिससे बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार की पकड़ और कमजोर हो। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात सड़क के सिपाही की, यानी उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जिनकी वजह से हमारी सड़कें चलती रहती हैं। शहर में सुरक्षित सफर की कहानी इनके बिना यकीनन बेमानी है। ये हैं सड़क के सिपाही एएसआई मनोज यादव। ना निगाहें थक रही हैं और ना ही हाथ का इशारा रुक रहा है। चुनौती हर मिनट सैकड़ों गुजरती गाड़ियों के बीच तालमेल बिठाने की। एक पल के लिए भी ध्यान नहीं भटका सकते। सर, हमें सड़क पर चलने वाले प्रत्येक नागरिक उसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो आराम से अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पे सुरक्षित पहुंच जाए, बिना रुके पहुंच जाए। मेन पर्पस तो ट्रैफिक का यही होता है। साथ में सेट पे अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑफिशियल हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मूवमेंट होने वाली है नहीं होने वाली है। वायरलेस सेट पे भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें खुद को भी देखना है और पब्लिक की भी सेफ्टी करनी है। ट्रैफिक को रेगुलेट भी करना है, चाहे वो कोई भी मौसम हो। हाँ बिल्कुल, और चुनौती हर सेकंड, बिल्कुल चुनौती हर सेकंड रहती है सर हमारे लिए। भारत में बढ़ती हुई गाड़ियों के बीच ट्रैफिक पुलिस की चुनौतियां भी बढ़ी हुई हैं। पुलिस शोध और अनुसंधान ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 20 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि कुल 72,000 ट्रैफिक सिपाही हैं। हालांकि दूसरे महकमों से लोग इस काम में लगाए जाते हैं, यानी इनकी चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है। इसके बावजूद कई बार ये इंसानियत का फर्ज भी निभाते हैं। दिल्ली में रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा होता हूँ। अगर कोई ट्रैफिक वाला मुझे देखता है तो ट्रैफिक को रोक के मेरे को तो क्रॉस करवाने में मदद करते हैं। देश सड़क पर ही चलता है और सफर को सुरक्षित बनाना देश निर्माण में योगदान जैसा ही है। ये निर्माण के असली हीरो हैं, पर इनका काम नहीं आसान, तो इन जैसों को सलाम। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।